नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ट्रंप के बदले सुर, कहा मोदी और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा भारत अमेरिका संबंध बहुत खास। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान। आज दिल्ली बुलाए गए सभी सांसद। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे सांसदों को डिनर। देश के कई राज्यों में मानसून ने मचाई तबाही। केंद्र सरकार कर रही है स्थिति की समीक्षा। प्राकृतिक आपदा से उबरने की कोशिश में पंजाब, हिमाचल में फिर हुआ भूस्खलन। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर। दिल्ली में घटने लगा यमुना का पानी। और अनंत चतुर्दशी पर आज बप्पा को दी जा रही विदाई। मुंबई में लालबाग के राजा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। और आइए अब खबरें आपको बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत अमेरिका संबंधों को बहुत खास बताया है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं और उनको पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया। ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है, लिहाजा किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच विशेष संबंधों का जिक्र किया। इस दौरान ट्रंप भारत को खोने वाली टिप्पणी से पीछे हटते दिखे। इस पर पूछे गए सवाल के बयान में ट्रंप का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने किसी को जिम्मेदार ठहराया है। और आइए सुनते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। Be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संकेत और जो सुर हैं वो भी कुछ बदले हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव में अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को निर्देश जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को आज दिल्ली पहुंचने को कहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए हैं। आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर सांसदों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। इसके अगले दिन यानी कल 7 सितंबर की सुबह 9 बजे से देर शाम तक पार्टी सांसदों की कार्यशाला होगी। ये कार्यशाला 8 सितंबर को भी जारी रहेगी, जो संसद परिसर के जेएमसी बालयोगी सभागार में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। कार्यशाला के खत्म होने के बाद 8 तारीख प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आवास पर सभी सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार ये पूरा कार्यक्रम उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों को एकजुट करने और रणनीतिक रूप से दिशा देने के उद्देश्य से रखा गया है। वहीं देश के कई राज्य इस समय उनमें लगातार मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के कारण कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। पीएम के निर्देश पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही बाढ़ से पीड़ित पंजाब का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें, पंजाब के कई जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं लगातार हो रही बारिश ने भी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। लेकिन अब बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम खुलने का अनुमान है। हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन धूप निकलने से लोगों को काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है।
पठानकोट और तरनतारन में गई टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस वक्त पंजाब के 1948 गांव के 3,84,322 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है तो 3 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। 21,929 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और साथ ही 1.72 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। पंजाब में लुधियाना के ससराली गांव में सतलुज नदी पर बना बांध कमजोर होता जा रहा है, जिससे 15 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन ने समय रहते ही जरूरी कदम उठाए हैं और बांध को मजबूत करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इस दौरान लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने उन खबरों को खारिज किया जिसमें बांध टूटने की अफवाह फैलाई गई थी। उन्होंने कहा कि बांध टूटा नहीं है, बल्कि प्रशासन की इस पर पैनी नजर है। शादी थी, हमने चौतरा गांव में काफी आज लगभग 6 से 7 फुट पानी था, तो हमारे को पता चला। हम कल रात में भी वहां से हमने 2 लोगों को रेस्क्यू किया था जो कि नोमनी नदी में बह गए थे, तो हमारे को वहां का पता था। हमारे को वहां से हमारे गुरप्रीत साहब के द्वारा और तहसीलदारों के द्वारा फोन आया और हम वहां पर गए। हमने 11 लोगों को, जिनकी मतलब की शादी थी बेटे की, यहाँ पर हमने वहां से रेस्क्यू करके लेकर आए। तो पंजाब में जो जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं, लगातार राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हुई है। खतरे के मद्देनजर यमुना के किनारे रह रहे लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दिल्ली सरकार इन लोगों के रहने और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने का लगातार काम कर रही है। वहीं कई क्षेत्रों में पीने का पानी रिलीफ कैंप तक पहुंच गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों को कहीं और शिफ्ट किया गया है। और बात कर लेते हैं उत्तराखंड की भी, जहां ऊंचे पहाड़ी जिलों को छोड़कर बाकी दूसरे जिलों में आज मौसम साफ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया था। बारिश थमने से अब निर्माण कार्य और भूस्खलन से बंद पड़ी सड़कों को खोलने में तेजी आने की उम्मीद है। जिलेवार बात करें तो चमोली जिले में रात भर हुई बारिश का दौर अब थम चुका है। हालांकि जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, नंदप्रयाग, कमेडा, गौचर और पागलनाला में अवरुद्ध हैं, तो साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 50 से अधिक लिंक मार्ग भी बंद पड़े हैं। बागेश्वर जिले की बात करें तो यहाँ बादल छाए हुए हैं और लगभग 6 मोटर मार्ग बंद बताए जा रहे हैं। नैनीताल में मौसम सामान्य है, जबकि टिहरी, उत्तरकाशी में हल्के बादल और कोहरा छाया है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में धूप खिली हुई है। वहीं गुमखाल, लैंसडाउन और पौड़ी में हल्के बादल छाए हैं। और इसके साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज फिर से शुरू हो गया है। खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण 1 से 5 सितंबर तक प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद आज से फिर श्रद्धालु इन चारों धामों के दर्शन कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नौहराधार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ चौकर गांव में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। वीडियो शुक्रवार देर शाम का है। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 200 मीटर तक यह भूस्खलन हुआ। मौके पर 5 लोग मौजूद बताए जा रहे थे, जो कि पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं पहाड़ खिसकने से 5 घर भी खतरे की जद में आ गए हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में मानसून की बारिश से भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन का सिलसिला अभी जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के रामपुर जिले में NH5 पर भारी भूस्खलन हुआ। चट्टानें गिरने के कारण यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी यहाँ हो रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक हिमाचल प्रदेश में किसी भी जिले में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, जिससे भारी बारिश का खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया है। लेकिन तबाही के निशान गहरे हैं और वो हर जगह मौजूद हैं। बारिश की गतिविधियों में कमी से प्रशासन को
बुरी तरह प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने में मदद मिली है। इसके साथ ही कल अगर बात करें तो भरमौर में फंसे 500 से ज़्यादा मणिमहेश यात्रियों को भारतीय वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर से चंबा जिला मुख्यालय पहुंचाया। किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति के दूरदराज इलाकों में ज़रूरी सामान और दवाइयां हवाई मार्ग से पहुंचाई जा रही हैं। ब्यास नदी पर पौंग, पंडोहा और सतलुज नदी पर भाखड़ा सहित प्रमुख नदियों और बांधों में जलस्तर बढ़ने से पंजाब के पड़ोसी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने का खतरा है। प्रकृति के कहर से मरने वालों की संख्या 350 को पार कर गई है। लगभग 8000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही 800 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मुख्य राजमार्ग भी बंद हैं। जलापूर्ति लाइनें बह गई हैं, जिससे राजधानी शिमला सहित कई स्थानों पर पानी की भारी कमी हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बीते गुरुवार रात हुई भूस्खलन में एनडीआरएफ कर्मी सहित 7 लोगों की जान चली गई थी, जिसका रेस्क्यू अभियान अभी जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने कुल्लू शहर में भूस्खलन स्थल पर तलाशी अभियान फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। वहीं कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बने पौंग बांध में जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से 4.5 फीट ऊपर है। हालांकि जलस्तर पहले से थोड़ा घटा है, लेकिन जब तक ये खतरे के निशान से नीचे नहीं आ जाता, तब तक सभी गेटों से पानी छोड़ा जाता रहेगा, जिससे कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर उपमंडलों और पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा रहेगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बिहार चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। अब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेसी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार के लोग मेहनतकश, ईमानदार और अपने पसीने से इस देश की मिट्टी को सींचते हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके नेताओं की नज़र में बिहार के लोग गंदे कपड़े पहनने वाले, इन्फेक्शन फैलाने वाले और एक अस्पृश्य समाज की तरह हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के त्याग का बखान करते हुए कहा कि वे बिना किसी डर के बिहार के लोगों से हाथ मिला रहे हैं, गले लगा रहे हैं और माथा चूम रहे थे। इस पर अमित मालवीय ने सवाल किया कि क्या जनता से मिलना और गले लगाना किसी एहसान की तरह बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। नेताओं को जनता के समर्थन और वोट की जरूरत है, ना कि जनता को नेताओं की। अमित मालवीय के अनुसार सामंती मानसिकता और रजवाड़ों वाली सोच अब खत्म होनी चाहिए। बिहार को न राहुल गांधी जैसा युवराज चाहिए और न तेजस्वी जैसे वारिस, जो जनता से मिलने के बाद उनकी ही बेइज्जती करें, उनके जीवन स्तर का मजाक उड़ाएं। बिहार की जनता सम्मान की हकदार है, दया की नहीं। और वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी दरों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। इससे कपड़ा, चमड़ा, जूते, चप्पल, पेपर उद्योग और इसके उपभोगियों को खास लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कई क्षेत्रों में जीएसटी दर में बदलाव कर इसे घटाया गया है। इसके तहत चमड़ा, जूते संबंधित जॉब वर्क पर जीएसटी दर 12% से घटकर 5% कर दी गई है। वहीं पैकेजिंग पेपर पर जीएसटी घटाकर 5%, मानव निर्मित रेशों पर जीएसटी दर 18 से 5% और सूत पर भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा प्रसंस्कृत फलों, सब्जियों और मेवों पर 12% जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी। तमिलनाडु के चेन्नई में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसएससी 120 और एसएससी 34 और समकक्ष पाठ्यक्रम के कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट कर अपनी प्रशिक्षण यात्रा का समापन किया। परेड के दौरान कैडेट्स की अनुशासन, समर्पण और सैन्य कौशल का प्रदर्शन हुआ। एयर चीफ मार्शल सिंह ने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना की प्रशंसा एक शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है। Stands as a shining testament to an unparalleled prowess that the Indian Armed Forces, where we demonstrated our capability to deliver swift, precise and decisive blows to the enemy. You
as the future of these forces, must understand that Defence Forces has always been and will always be the first responder. It is our collective responsibility to uphold the trust placed in us by each and every citizen of this nation, and we must be ready and prepared to meet this responsibility. भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने भारत के साथ हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट से संबंधित समझौतों को मील का पत्थर बताया। शुक्रवार शाम अडानी पावर लिमिटेड और डीजीपीसी के बीच 570 मेगावाट वांगचू जल विद्युत परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौता भूटान और भारत के बीच स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आइए आपको बता दें, श्रम बाजार में मंदी के कारण अमेरिका में बेरोजगारी दर 4 साल के उच्चतम स्तर पर है। यहां बेरोजगारी दर बढ़कर 4.3% पर पहुंच गई है। इससे पहले जुलाई में ये दर 4.2% थी। श्रम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गैर कृषि क्षेत्रों में सिर्फ 22,000 नौकरियां जुड़ी हैं, जबकि जून में 13,000 नौकरियां घटी थीं। अर्थव्यवस्था के जानकारों ने डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार और आव्रजन नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। श्रम विभाग की रोजगार रिपोर्ट में भी दिखाया गया है कि अर्थव्यवस्था में 4.5 साल में पहली बार जून में नौकरियां गईं, जिससे आर्थिक मंदी की आशंकाएं बढ़ गई हैं। अप्रैल से रोजगार वृद्धि धीमी हो गई है और अर्थशास्त्री इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 31,000 नौकरियां जुड़ने के बावजूद वृद्धि दर कमजोर रही। इन आंकड़ों से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही वॉल स्ट्रीट सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुआ। और बात बिहार की। बिहार धीरे धीरे ही सही, लेकिन विकास की गति पर खुद को आगे बढ़ा रहा है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन ने इस राज्य के लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूती दी है। जहां पहले रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, वहीं आज हालात बदले हैं और राज्य के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता गौरव कुमार की राजगीर से खास रिपोर्ट। बिहार की खेल राजधानी के रूप में खुद को तेजी से विकसित कर रहा नालंदा जिले के अंतर्गत आने वाला राजगीर अब धीरे धीरे बिहार के बहुआयामी विकास के केंद्र का रूप लेता जा रहा है। यह भूमि खेल के साथ साथ वैश्विक पटल पर पर्यटन को भी एक नई गति दे रही है, जो रोजगार के नए अवसरों को लेकर आई है, जिसका सीधा फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। नंदकेश्वर प्रसाद, जो कि करीब 20 साल से खान पान की रेहड़ी लगा रहे हैं, का मानना है कि खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। यहाँ जब मैच शुरू हुआ तब आमदनी बढ़ गया है, ग्राहक भी आता है अच्छा और थोड़ा बिक्री ज्यादा होता है, मैच होता है, तो ये सब कारण है। बढ़त भी है, मतलब कि आन जान ज्यादा हो गया है। स्टेडियम बन गया, पुलिस कैंप बन गया, सब कुछ बन गया। बहुत आदमी आते जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी इसे राजस्व में वृद्धि से जोड़कर देखते हैं। उनके मुताबिक यह एक बड़ा परिवर्तन है जो राज्य की आर्थिक प्रगति की राह को सशक्त कर रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, और जो हम भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं, बिहार ने ये शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको बनाने की और फिर उसमें ये मेजबानी की। तो ये जो तीनों बातें हुई हैं, इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा सहारा मिला। अपनी आंखों के सामने राजगीर को निहारता देख रहे यहाँ के ग्रामीण राज्य सरकार को धन्यवाद देते नहीं थकते। वो यह बताना नहीं भूलते कि होटल, परिवहन और खान पान उद्योग को बड़ा फायदा हुआ है। जो राजगीर के धरती पर आप आए हैं, तो यहाँ पर जितने सारी योजना बना है, उससे आसपास ग्रामीण लोगों को, गरीब वर्गों को, जो गरीब वर्ग हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कम से कम 1000 जो गरीब परिवार के लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं। राजगीर खेल के माध्यम से आर्थिक प्रगति की नई कहानियां लिख रहा है, जो बिहार को सुरक्षित और विकास पर आगे बढ़ रहे राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है।
और निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा दे रहा है। खेल ने राजगीर को एक नया रूप दिया है और राजगीर ने राज्य के राजस्व को एक नया आकार दिया है, जो कहीं ना कहीं बिहार को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। सीधे ले चलते हैं आपको केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और ऊर्जा आधारित उपकरण वो और सस्ते होंगे, क्योंकि किसान ऊर्जा दाता भी बने, इसका प्रयत्न भी चल रहा है सौर ऊर्जा के आधार पर, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। वैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह उस पर भी जीएसटी कम की गई है, तो जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप के जो उपकरण हैं, ड्रिप के स्प्रिंकलर, उस पर भी जीएसटी कम की गई, वो और सस्ते हो जाएंगे और किसान की पहुंच में और आसानी से आएंगे, तो किसान उनका भी इस्तेमाल करेगा, तो पानी भी बढ़ेगा, पानी भी बचेगा, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों का प्रॉफिट बढ़ेगा। केवल इतने ही नहीं, ग्रामीण भारत के लिए सीमेंट पर, लोहे पर जो जीएसटी कम की गई है, उससे अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट के दाम कम होंगे, लोहे के दाम कम होंगे, तो जो गरीब अपना घर बनाता है, गरीब का घर बनाना भी आसान हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रा बनता है, स्कूल बने, आंगनबाड़ी बने, पंचायत भवन बने, उनकी लागत भी निश्चित तौर पर कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा तो अर्थव्यवस्था को ये होगा कि आज देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमको मजबूत करना है, और इसलिए ये जो दाम कम होंगे उससे निश्चित तौर पर मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो बाजार में ज़्यादा पैसा और आएगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी निश्चित तौर पर मजबूत होगी। और इसलिए इन कदमों के लिए, जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली है और जो खेती और किसान की जिंदगी, खेती की तस्वीर बदलेंगे और किसान की तकदीर बदलेंगे, इन फैसलों के लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को भी बल मिलेगा, और विशेषकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जो हम देश को ले जाना चाहते हैं, कि एक केवल फल, सब्जी, अनाज की खेती नहीं, उसके साथ बाकी कामों में भी किसान लगे, उसको भी बल मिलेगा। इस क्रांतिकारी सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वित्त मंत्री जी का आभार। चौहान साहब, ये रिफॉर्म्स किए हैं, लेकिन इसका कंप्लायंस सही से हो और बेनिफिट नीचे तक पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसानों का जो हित है वो हमारी प्राथमिकता है, और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से जीएसटी सुधार के जरिए जो कृषि क्षेत्र है या किसानों के कल्याण की अगर बात की जाए, कैसे वो सार्थक होती हुई नजर आएगी। ट्रैक्टर्स की बात की जाए या ट्रैक्टर्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनकी बात की जाए, जिस तरीके से उन पर जीएसटी में कटौती की गई है, ना सिर्फ 12 बल्कि कई ऐसे उत्पाद जिन पर 18% जीएसटी लगता था, अब उनको 5% कर दिया गया है। साथ ही वहाँ उन्होंने जिक्र किया स्प्रिंकलर का, जब हम बात करते हैं किस तरीके से पानी का संरक्षण करना है, उसके साथ साथ जो फसल है उसकी उपज को हमें बढ़ाना है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो कि हमने देखा है जीएसटी में कटौती की गई है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए किस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं सोलर पावर की, उसका भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, जिसके चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होगी और इसका सीधा फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिल सकेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।